गुड इवनिंग। तो हम लोग आज अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में दो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। एक हम बात करेंगे गगन की और दूसरी बात करेंगे नाविक की। गगन के ऊपर एक नई जो वो करंट अफेयर में इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, तो इसका बैकग्राउंड सारा लेते हुए हम इससे जितने संभावित सवाल बन जाते हैं उन सबको सोल्व करते हुए नाविक का जिक्र करके और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्री के भी और मेंस लायक दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे गगन के साथ। जी ए और एन अलग कर लेते हैं। गगन, ये गागा और न गगन। इसका पूरा नाम याद रखने के लिए हम इसको अलग कर लेते हैं। ये पहला जी है, इसका मतलब है जीपीएस। ये जीपीएस क्या चीज है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या चीज होता है? ये यूएसए के द्वारा पूरी दुनिया में कहीं पर भी नेविगेशन करने के लिए, पोजीशनिंग करने के लिए और टाइम बताने के लिए तीन डायमेंशन, क्या क्या? नेविगेशन, पोजीशनिंग और टाइमिंग, तीनों को बताने के लिए काम में आने वाला एक सिस्टम है जीपीएस। पूरी दुनिया में इसकी सेवाएं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी इसको उपयोग कर सकता, कोई पैसा पाई नहीं है। अपन भी कहीं पर जाते हैं तो जीपीएस की ऐप, जीपीएस बेस्ड जो ऐप होती है गूगल वगैरह की, उनमें इसी के आधार पर कहीं लोकेशन लगाते हैं और पहुंचते हैं। जब अपन कहीं पर जाना होता है तो सबसे पहले ये क्या बताता है? अपन किस जगह खड़े हैं, तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशनिंग बताता है। फिर दूसरा, अपने को सपोज यहां से जाना है मानसरोवर, तो इसका मतलब अपने को वो रास्ता बताता है, नेविगेशन बताता है। और तीसरा, कितने टाइम में वहां पहुंच जाएंगे, तो वो टाइमिंग बताता है। तो इसका मतलब जीपीएस कितने काम करता है? तीन। सबसे पहला, अपनी पोजीशन क्या है। दूसरा, अपने को मानसरोवर जाना है तो नेविगेशन करके बताएगा इस रूट से यहां से चले जाओ। और तीसरा, कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग, तीनों को बताने वाला अमेरिका का एक पूरी दुनिया में काम करने वाला उपग्रहों का नेटवर्क है जिसका नाम है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अलग अलग देशों का, संस्थाओं का ये जो वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जैसे ग्लोनास भी है, बेइदू भी है, सबके अलग अलग है। इंडिया का भी है एक नाविक। तो कुल मिला के अमेरिका का एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जिसका नाम है जीपीएस। ये रास्ता बताने का काम करता है, चाहे वो जमीन पे चल रहा हो, चाहे पानी पर चल रहा हो, चाहे हवाई जहाजों में चल रहा हो। दूसरा शब्द है ए का एडेड। एडेड का मतलब से संबंधित, से जुड़ा हुआ, है ना, को एड, साथ में वाला, एडेड। तो जीपीएस एडेड। उसके बाद में अगला जी है जीईओ। ये जीईओ का मतलब है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कितनी दूरी पर होता है? पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचा या 35,786 किलोमीटर लंबा। ये जो ऑर्बिट है इसको क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जीईओ। तो जीपीएस एडेड जीईओ। यहां पर ये जो जीईओ है, इस जीईओ में भारत के द्वारा कुछ सैटेलाइट छोड़े गए हैं। वो जियो सिंक्रोनस जो है वो, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो इतनी ऊंचाई पर छोड़े गए, और उनकी संख्या है 3। कितनी है? 3 संख्या के सैटेलाइट है। तो यहां पर इंडिया के जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट का जिक्र है। ठीक है, तो जीपीएस एडेड जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ए का मतलब है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन किसको कहते हैं? आवर्धन, संवर्धन, किसी चीज की क्वालिटी, गुणवत्ता, मात्रा को बढ़ाना। और एन का मतलब है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब जब हम किसी दिशा में जा रहे होते हैं, किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो उसकी दशा और दिशा बताना, इतनी दूरी पे है, यहां से निकल जाओ, ये रास्ता बेस्ट है, आगे ये आएगा, वो आएगा, वो सब जो बताता है अपने को, वो नेविगेशन, यानी कि नौवहन कहते हैं इसको हिंदी में। तो अब इसको याद करें, पहले गागा और फिर एन, गगन हो जाएगा। फिर ये जी फॉर जीपीएस, ए फॉर एडिट, जी फॉर जीईओ, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और ए फॉर ऑगमेंटेशन, नेविगेशन। एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम जो किससे आधारित है? जीपीएस से एडेड है, जीपीएस पर आधारित है। फिर इस जीपीएस आधारित जो सिग्नल नेविगेशन के लिए मिलेंगे, इन सिग्नल का आवर्धन करना, अच्छा करना, प्रिसाइज करना,
किसकी मदद से? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की मदद से, ताकि नेविगेशन एकदम सटीक हो। तो एक तो ये नाम याद हो गया क्या इस कंसेप्ट के? ऊपर आगे बाद में बढ़ेंगे। पहला नाम क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। अब ये गगन जो है वो इंडिया के द्वारा सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है हवाई जहाजों का। जो हवाई जहाज एयरपोर्ट से उड़ते हैं, टेक ऑफ करते हैं, फिर हवा में चलते हैं और वापस लैंडिंग करते हैं, इस दौरान बहुत ही सटीक नेविगेशन की आवश्यकता होती है। अगर ये सटीक नेविगेशन नहीं होगा तो पता लगा हवाई जहाज रनवे पे दौड़ रहा है और आगे दीवार से जाके टकरा गया। एकदम एक एक मीटर की एक्यूरेसी होनी चाहिए। पता लगा रनवे पे दौड़ रहा है, थोड़ा सा पायलट ने थोड़ा सा उसका रास्ता घुमा दिया, वो ट्रैक से उतर गया और कहीं जाके भिड़ गया। तो इसका मतलब एकदम एक एक मीटर की महत्व होता है, सटीक पोजीशनिंग होनी चाहिए ताकि वो सही टेक ऑफ करे। इसी प्रकार वापस से आसमान से उतर रहा है, लैंडिंग कर रहा है, तो उस टाइम पर कितनी जगह पर कितनी दूरी बची है जमीन से उसकी सटीक होगी, तभी वो रनवे पे सही दिशा में आगे बढ़ेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एकदम सटीक एक एक मीटर की पोजीशनिंग क्लियर होती है, तभी उसको सेफ टेक ऑफ और सेफ लैंडिंग करवा सकते हैं। तो भारत का खुद का स्वदेशी रूप से बनाया गया एक विमान की टेक ऑफ और लैंडिंग का सिस्टम है जिसका नाम है गगन। ये कैसे काम करता है, उसके बारे में शुरुआत से समझते हैं। अमेरिका का जीपीएस, ये सैटेलाइट भेज रखे आसमानों में जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की भांति ये भेजते हैं सिग्नल। किसी को मान लो कहीं जाना है तो उसके सिग्नल इसने भेज दिए, लेकिन इस सिग्नल में एक्यूरेसी नहीं होती है। और एक्यूरेसी अगर हवाई जहाज के मामले में नहीं हो तो भिड़ जाएगा, कहीं नुकसान कर देगा, सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो सकती। तो इसके जीपीएस के द्वारा जो सिग्नल भेजे गए बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अब एक्यूरेट अमेरिका तो अपने लिए करेगा क्यों, ये तो अपने को ही करना पड़ेगा। तो जीपीएस के सिग्नलों को एक्यूरेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इन सिग्नलों को प्राप्त किया जाता है अपने इंडिया में ग्राउंड स्टेशन पर। तो जीपीएस से जो सिग्नल आए उनको ग्राउंड स्टेशन ने बिल्कुल इनमें कोई करेक्शन करना है, ऊंच नीच है, एक आध मीटर का इधर उधर है, कोई त्रुटि है, तो उसको एक्यूरेसी ये ग्राउंड स्टेशन कर देगा, सही परफेक्ट कैलकुलेशन करेगा, 0.1 मीटर भी इधर उधर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेशन पर इनमें एक्यूरेसी आ गई। अब ग्राउंड स्टेशन से एक्यूरेसी के बाद में इनको भेजा जाएगा वापस आसमानों में सैटेलाइट। अब जिन सैटेलाइट के पास भेजा जाएगा वो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी से लगभग 36,000 मीटर की ऊंचाई पे, और इन सैटेलाइट की संख्या है 3। कितनी है? और ये सैटेलाइट छोड़े हैं इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने। तो इसका मतलब सिग्नल कहां से आया? जीपीएस से। ग्राउंड स्टेशन में उस सिग्नल की एक्यूरेसी बढ़ाई गई और उसको वापस किसको भेज दिया? आसमान में। कौन से सैटेलाइट के पास? जीओ के पास, जीईओ। अब यहां से सिग्नल वापस आएगा एयरप्लेन के पास, हवाई जहाज के पास। अब हवाई जहाज को जो सिग्नल मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्टली ओके मिलेगा। जैसे इन दोनों की तुलना करें, भाई मैं एरोप्लेन चला रहा हूं और मेरे एरोप्लेन के ऊपर जीपीएस का सिग्नल आया और जीपीएस सिग्नल बताया कि आगे जो है वो दीवार आने वाली है। एग्जैक्टली मुझे 10 मीटर आगे दीवार आने वाली है ये नहीं बताया, और रनवे की बीच वाली पट्टी पे चल रहा हूं ये भी नहीं बताया। अब इससे इतनी त्रुटि से हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे चाहिए बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल। तो सीधा हवाई जहाज को जीपीएस का सिग्नल ने भेज के, जीपीएस का सिग्नल भेजा पहले ग्राउंड स्टेशन पर, इसने उसको एक्यूरेट किया कि आगे 10 मीटर पे दीवार है और तुम बिल्कुल बीच वाली पट्टी पे चल रहे हो, तुम्हारी पोजीशन ये। अब ये ग्राउंड स्टेशन ने उस सिग्नल को करेक्ट कर दिया, ऑगमेंट कर दिया, उसकी क्वालिटी को, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा दिया। अब हवाई जहाज को ग्राउंड स्टेशन तो भेज नहीं सकता, इसको भेजेगा ग्राउंड स्टेशन, किसको भेजेगा? जियो। फिर सैटेलाइट से उस हवाई जहाज के पास, एरोप्लेन के पास ये सिग्नल आएगा। अब इस नाम को समझो, गगन को। ये सिस्टम का क्या नाम है? गगन। इस पूरे सिस्टम का नाम गगन कैसे है? तो पहला नाम आया जीपीएस एडेड। जीपीएस से क्या एडेड है? ये सिग्नल ग्राउंड स्टेशन पर। तो जीपीएस के सिग्नल को ठीक किया, फिर ऐड करके सिग्नल की एक्यूरेसी की, किसको भेजा? जियो। इसने जो सिग्नल को ऑगमेंट किया, वो ऑगमेंट किस काम में आया? हवाई जहाज के नेविगेशन के लिए। इसलिए इसका क्या नाम हो गया? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। सिंपली क्या बन गया? गगन।
इससे अपने को क्या लाभ, अपनों का ही बेनिफिट है। अपना बेनिफिट ये है, जयपुर वाली भाषा में, अपनों का ही बेनिफिट है। अपना बेनिफिट ये है कि हवाई जहाज एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं होगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेफ लैंडिंग और सेफ टेक ऑफ होगा। आ गई बात समझ में? इसको गगन बोला है। अब ये आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने देश में सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन वाला काम है, ये जो लोगों को बिठा के हवाई जहाज लाते ले जाते हैं या फिर सामान इधर से उधर ले जाते हैं कार्गो, इनको रेगुलेट करने का काम करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए। अब डीजीसीए ने गगन सिग्नल पर बेस्ड जो अपनी व्यापारिक लैंडिंग होती है, ये जो इंडिगो वगैरह की प्लेन वगैरह चलते हैं, इनको इसके यूज करने की फाइनल अप्रूवल दे दी है। इक्वेटर के आसपास के एरिया में इस तरीके का जो यूज करने वाला है, वो इस तरीके का नेविगेशन सिस्टम ये पहला बन गया है। भारत से पहले अमेरिका के पास, जापान के पास, यूरोप के पास इस तरीके की सटीक नेविगेशन का सिस्टम है। इतनी बात आई समझ में? और अब इंडिया ने इसको एक नया नेक्स्ट माइलस्टोन स्टार्ट किया। हम अपने लेक्चर में इसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप, कब ये शुरुआत हुई गगन को बनाने की, कब कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया, कब अप्रूवल, और 2026 का ये फाइनल अप्रूवल है। अब ये व्यवहारिक रूप से काम करना स्टार्ट कर देगा। अगला शब्द है अपना नाविक। नाविक तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलिएशन। कॉन्स्टिलिएशन किसको कहते हैं? तारामंडल, नक्षत्र मंडल को। और जो तारामंडल वो तो नेचुरल है। अगर हम अपने पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के द्वारा भेजे गए सैटेलाइट का एक इस तरीके का सिस्टम बनाए, कॉन्स्टिलिएशन या तारामंडल, तो वो उपग्रह मंडल बन गया कि नहीं? तो इंडिया के द्वारा भेजे गए सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलिएशन जो नेविगेशन के लिए काम में आएगा, नौ वहन के लिए, यानी कि हम इस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर पॉइंट बी पे जाना है, तो इसका इजीएस्ट रूट क्या होगा, कितना समय लगेगा और हमारी पोजीशन क्या है, यानी कि पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग तीनों को बताने वाला इंडिया का, जैसे अमेरिका का पूरी दुनिया का क्या है, जीपीएस है, वैसे के वैसे इंडिया और इंडिया के एड ज्वाइनिंग एरिया में 1500 किलोमीटर एरिया में पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग बताने का एक सिस्टम है जिसका नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलिएशन। इसको नाविक बोल देते हैं शॉर्ट में। हमने इसको डेवलप किया क्यों? भाई जीपीएस है अमेरिका का, और अमेरिका कल बंद कर दे कि मैं तो तुम्हें फ्री सेवाएं नहीं दूंगा, तो अगर अमेरिका अपना जीपीएस बंद कर देगा तो अपना गगन तो ऑटोमेटिक फेल हो गया। भाई जब जीपीएस का सिग्नल ही नहीं आएगा तो ऑगमेंट किसको करोगे? और इतने सारे अपने जो काम है वो सारे काम कैसे चलेंगे? तो दूसरों के भरोसे बैठना अच्छी बात नहीं है। हम अपने खुद का नेविगेशन सिस्टम तैयार करें, और इसरो ने वो नेविगेशन सिस्टम तैयार किया, नाम रखा नाविक। और नाविक की मदद से हम बहुत एक्यूरेसी के साथ में जो पोजीशनिंग का काम है, नेविगेशन का काम है, टाइमिंग का काम है, वो कर सकते हैं। अब इसके भी दो तरीके के यूज है। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम जो आम नागरिकों के लिए है, और स्ट्रेटेजिक रणनीतिक रूप से जो सरकार के विभिन्न फोर्सेज और आर्मी वगैरह है उनके लिए यूज किया जाता है। तो कुल मिला के ये दोनों एक जैसे टॉपिक बनते हैं, तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ में उठाया। तो अब एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गगन के बारे में। तो गगन जो है उसको डीजीसीए ने भारत के अंदर पहली बार उपग्रह आधारित व्यावसायिक लैंडिंग के लिए सफलतापूर्वक प्रमाणित कर दिया है कि ये सेफ है, इसका काम आप ले सकते हो, इसके सिग्नलिंग वगैरह बिल्कुल ओके है, कोई एक्सीडेंट वगैरह इससे नहीं होगा। अब ये क्या चीज है? गगन का सैटेलाइट बेस सिग्नल को ऑगमेंट करने का सिस्टम है। किसने इसको डेवलप किया? इसरो ने। किसके साथ मिलकर? इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, एएआई के साथ में मिलकर, दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। जीपीएस के संकेतों की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को बढ़ाने का यह काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विमानों की सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ करवाना है। 2015 से काम करना शुरू किया है इसने अलग अलग, लेकिन अभी इसको कॉमर्शियल लैंडिंग और उसके लिए जो वो अप्रूवल या सर्टिफाइड कर दिया है। रियल टाइम जिस टाइम जीपीएस के सिग्नल आ रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत भी एक्यूरेसी में कमी है तो उसको सुधार के सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करवाने का काम करता है। अब अगर पायलट को मिल रहे जीपीएस सिग्नल में कोई कमी है तो उसको रियल टाइम जो वो इंटीग्रिटी के, भाई तुम्हें जो सिग्नल मिल रहा है उसमें थोड़ी बहुत कमी वैसी हो सकती है, उसको एक्यूरेट करने के लिए काम करता है। ICAO जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुरूप है।
ऐसा क्यों? क्योंकि हर देश का अलग अलग इस तरीके का सिग्नल को प्रिसाइज करने का सिस्टम होगा और उनका काम करने का तरीका या फिर उनका मोडस ऑपरेंडी अलग होगा। तो एक देश की हवाई जहाज दूसरे देश में आएगी तो उस तरीके से काम नहीं होगा। तो इनका सबका काम करने का तरीका एक वैश्विक स्तर का सेम होता है, तो इसलिए ये वैश्विक मानकों के हिसाब से काम करता है, यानी कि दूसरे देशों की हवाई जहाज वगैरह आएगी उसके लिए भी। इक्वेटोरियल रीजन में प्रमाणित विश्व का पहला सिस्टम है। जो जापान का और यूरोप का और यूएसए का है वो इक्वेटर से अलग एरिया में है, इक्वेटर एरिया के आसपास सबसे पहला है। ये दूसरी प्रणालियां जो दुनिया की अलग अलग है, जो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है उनके जैसा ही है, यानी कि आपस में एक दूसरे देश की जहाजों को भी ये सिग्नल भेजने और मंगवाने में से। भारत के अलावा पहले किसने? अमेरिका। जैसे अपने वाले का नाम गगन है, अमेरिका वाले का नाम वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम, यूरोप वाले का नाम यूरोपीय जियो स्टेशनरी नेविगेशन ओवरले सर्विस और जापान वाले का मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम है। तो इंडिया कौन सा? चौथा देश इसमें बन गया है जो इस तरीके की देशों की श्रेणी में शामिल है। अब इसमें गगन का इवोल्यूशन कैसे, मतलब गगन यहां तक कैसे पहुंचा, क्या क्या स्टेज है? सन 2001 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। सन 2011 में पहला गगन का सैटेलाइट भेजा गया GSAT-8, जो जियो स्टेशनरी 8 नंबर सैटेलाइट है उसको भेजा गया और उसने सिग्नल भेजने शुरू किए। फिर 2012 में जो वो फाइनल सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्ट किया गया कि भाई ये ठीक से काम करता है कि नहीं करता है। 2013 में दूसरा सैटेलाइट भेजा गया जो उसको और बेहतर गया GSAT-10। फिर 2015 में तीसरा GSAT-15। तो इस गगन सिस्टम के लिए भारत के इसरो ने कितने सैटेलाइट भेजे? 3, 8, 10 और 15 नंबर। 8, 10 और 15, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। फिर 2022 में गगन बेस्ड पहला LPV फ्लाइट ट्रायल कंडक्ट किया गया। इसका मतलब क्या होता है LPV फ्लाइट? मान लो कि मौसम नीचे खराब है, काले बादल छाए हुए, घुप अंधेरा है और पायलट को ऊपर से नहीं दिख रहा है कि कहां से उतार दे इसको। तो उस समय वर्टिकल कितनी नीचे रनवे है और हॉरिजॉन्टल रनवे की चौड़ाई के हिसाब से बीच में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एक्यूरेसी के साथ पिन पॉइंटेड लोकेशन देने वाला सिस्टम क्या होता है? LPV फ्लाइट ट्रायल। ये बिल्कुल सही तरीके से काम किया, इसका सफल ट्रायल हुआ। अब 2026 में गगन ने पहली बार जो है वो कॉमर्शियल फ्लाइट जो है उनकी लैंडिंग अप्रोच वगैरह का फाइनल टेस्ट हो गया और इसको किसने सर्टिफाई कर दिया? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के द्वारा इसको सुरक्षित जो है वो कर दिया गया। तो ये है, इसमें 3 सैटेलाइट है, GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15, तीनों मिलकर काम करते हैं। ये इसका एवोल्यूशन है अब तक का। गगन के प्रमुख घटक क्या है? तो जो जीपीएस के सिग्नल आते हैं उसको ग्राउंड स्टेशन, जो जीपीएस के संकेतों की निगरानी करने वाले 15 इंडियन रेफरेंस स्टेशन बनाए गए। इन रेफरेंस स्टेशन से सिग्नल करेक्ट होकर के मास्टर कंट्रोल सेंटर के पास आता है, वो 2 है जहां पर इनकी प्रोसेसिंग और करेक्शन वगैरह करवाया जाता है। फिर उसके बाद यहां से ये सिग्नल जाता है वापस GSAT के पास भेजने के लिए अपलिंक, यानी कि ऊपर जो सैटेलाइट भेजे हैं GSAT 8, 10 और 15 के पास ये सिग्नल भेजा जाता है, तो वो वाला सिस्टम। और फिर नीचे जो है वो सभी स्टेशनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए समन्वय स्टेशन और GSAT 8, 10 और 15 द्वारा जो सुधारे गए संकेत हैं उनको हवाई जहाज या उन तक भेजने का काम करता है। तो अलग अलग रेफरेंस स्टेशन सिग्नल इकट्ठा करेंगे, प्रोसेसिंग सेंटर के पास भेजेंगे, अपलिंक आवर्ती वाले के पास जाएगा, वहां से GSAT के सैटेलाइट के द्वारा वापस से हवाई जहाजों को नीचे भेजा जाएगा। तो ये इसके मुख्य कंपोनेंट है। GSAT के बारे में अपन ने पहले से जानते। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस दोनों टाइप के सैटेलाइट का अंतर पता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो इक्वेटर के ऊपर 24 घंटे में पृथ्वी के साथ साथ सेम पोजीशन पर दिखते हैं और एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेते हैं। जबकि जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं? वही 24 घंटे में चक्कर पूरा करते हैं लेकिन इक्वेटर के बजाय किसी दूसरी पोजीशन। हमेशा जैसे जियो स्टेशनरी एनी टाइम पृथ्वी के एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेम जगह नजर आते हैं, जबकि जियो सिंक्रोनस सेम जगह नजर नहीं आते, लेकिन ऑर्बिट टाइम उनका भी कितना है? 24 घंटे ही होता है। दोनों में मूल अंतर है ना। तो ये जो है वो GSAT 8, 10 और 15 उनके बारे में बात की है। अब इसके अनुप्रयोग क्या है? सबसे पहले तो अपने एप्लीकेशन में जो फ्लाइट वगैरह है उनके बारे में तो पता लगेगा ही, एक्यूरेसी के साथ इनकी जो वो सारा काम पोजिशनिंग नेविगेशन वो सब करेंगे। इसके अलावा समुद्रों के अंदर भी
समुद्रों के अंदर बहुत गहराई तक जाना है, या जहाज के माध्यम से, या जो सी के अंदर चलने वाली नेविगेशन है उनको काम करेगा, सड़क के ऊपर, रेलवे के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कहीं पर मान लो कि कोई फंसा हुआ है, मलबा बह गया या और हो गया कुछ भी, उस जगह पर किसी का रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तो एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड वो लोकेशन बताने में संभव है। रक्षा और सुरक्षा अभियानों के लिए, दूर संचार के लिए, मैपिंग वगैरह के लिए काम में लिया। जहां पर भी एक्यूरेट सिग्नल की जरूरत है वो सारे काम, चाहे समुद्र हो, चाहे आपदा हो, चाहे सड़क हो, चाहे रिसोर्स हो, चाहे अपनी डिफेंस मैकेनिज्म हो, चाहे कोई सा भी हो, सब में इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद है भारत का स्वदेशी नेविगेशन इकोसिस्टम जिसका नाम है नाविक। नाविक क्या है? नाविक अपने खुद के सैटेलाइट भेज के, जिसमें जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उनका कॉन्स्टिलेशन बनाया गया और उनके आधार पर फिर क्या काम करना, पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग, तीनों, टाइमिंग, पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, तीनों को, तीनों सेवाएं उपलब्ध करवाने का अपना है। क्या पता कब अमेरिका वाला जीपीएस जवाब दे जाए, अपन किसी के भरोसे नहीं रहे, तो उस तरीके से अपन ने बनाया है। तो ये जो है, इन दोनों में अगर तुलना करनी पड़े गगन और नाविक में, तो ये तो क्या है, जो जीपीएस से सिग्नल मिलते हैं उनकी क्वालिटी को सुधार के हवाई जहाज चलाने के लिए काम में आता है, और ये क्या है, जीपीएस की तरह अपने खुद के सिग्नल भेजने का सिस्टम है। ये जो पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग और ये जीपीएस के सिग्नल को सुधार करने का, ये मुख्यतः विमानों के लिए, और ये किसी भी क्षेत्र में काम में लिया जा सकता है, वो अपना सारा हिसाब किताब है। अब इसके अंदर जो है वो इसरो ने इसको डेवलप किया। पहले नाविक का नाम क्या था? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था। अब इसको नाम बदल के क्या कर दिया? नाविक। टोटल 7 उपग्रहों का कॉन्स्टिलेशन या ये तारामंडल बनाया गया, जिसमें 3 तो है जियो स्टेशनरी और 4 है जियो सिंक्रोनस। 24x7 ये देते हैं। अपना भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप जब कहते हैं तो इसका मतलब भारत, नेपाल, बांग्लादेश, नीचे वाला ये जो आसपास का एरिया है वो सारा, और इसके आसपास के एरिया से 1500 किलोमीटर के आसपास के एरिया में अपन सबको लूप में ले सकते हैं। क्या क्या सेवाएं देता है? नागरिक उपयोग के लिए स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम जो एक आम नागरिक को चाहिए, और सेना वगैरह या और कोई गोपनीयता सर्विस लेती है उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो सिग्नल सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं जो बिल्कुल परफेक्टली बताता है। अब 20 मीटर से ज्यादा बेहतर और सेकंड के 50वें नैनो सेकंड में लगातार सिग्नल करेक्ट करता रहता है, एकदम सही पोजीशनिंग बताता है। तो जैसे अमेरिका का जीपीएस है, रशिया का जो नेविगेशन सिस्टम उसका नाम ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, बेइदू किसका है, और फिर जो है वो जापान वाले का QZSS, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। अब ये जो है वो अनुप्रयोग इसके अलग अलग, वही जो अपन जीपीएस यूज करते हैं, पोजीशनिंग करने के लिए काम करते हैं, उन सब के अंदर काम करेगा। अब मुझे सवाल सोल्व करके बताओ सबसे पहले, ठीक है क्या? पहला, दूसरा दोनों ने मिलकर डेवलप किया है, और तीसरा है क्या ये नेविगेशन और उसके पोजीशनिंग के काम में आएगा क्या? ये तो नाविक का ऑप्शन दे दिया ना साथ में, गगन से रिलेटेड थोड़ी है ये। बस यही खेल होता है यहाँ पर, दोनों आपस में मिलाने नहीं, अलग अलग रखने। तो ये जो है वो तीसरा ऑप्शन गलत होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? गगन के बारे में और बताओ। जियो स्टेशनरी कौन से उपग्रह? तीनों है क्या? उसके बाद में ये असर्शन रीजनिंग वाला, नाविक भारत की रणनीतिक नागरिक आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है। असर्शन तो ठीक है, इसका रीजनिंग उपयोगकर्ताओं के लिए एसपीएस और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस दोनों उपलब्ध कराता है क्या? तो इसकी रीजनिंग भी ये है, ठीक है क्या? दोनों असर्शन और रीजनिंग ये सही है, और ये इसका सही क्या करता है? व्याख्या भी करता है, तभी तो होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये ऑप्शन आएगा। अब इसके मेंस के हिसाब के सवाल, 2 सवाल बनते हैं। भारत के स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन इकोसिस्टम में गगन और नाविक की भूमिका का परीक्षण करो। ये प्रणालियां नागरिक उड्डयन, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को कैसे सुदृढ़ करती है? अच्छा सवाल बनता है। गगन की प्रमुख विशेषता, कार्य प्रणाली, विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग की विवेचना। दोनों ही सवाल अच्छे सवाल बनते हैं, लिखने हैं इनको, आंसर चेक कराना है। दोनों ही अच्छे सवाल है, ठीक है। अब ये तो आज की बात हुई। अब कुछ स्टूडेंट मुझे बताए कि
अपने जो ये प्रोग्राम चल रहा है करंट अफेयर वाला, उसके नीचे एक आध कमेंट आया कि सर करंट अफेयर कब स्टार्ट करोगे? कैसे करूं बताओ? ये क्या है? इसको क्या समझ रहे हैं आप? तो भैया प्लीज, यही करंट अफेयर होता है। धीरे धीरे जो जो नजदीक आएगा एग्जाम, अपन एरिया थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसका। जिसमें वन लाइनर फैक्ट वाले हैं उनकी चिंता मत करो आप। प्लेसेज इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, इवेंट इन न्यूज, इस तरीके की चीजें, उनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंसेप्चुअल जो करंट अफेयर जनरेट हो रहा है उसको लेकर अपन साथ साथ चल रहे हैं, ताकि एकदम से आपका जो डेप्थ में सवाल आते हैं उसका लोड ना बढ़े। वन लाइनर फैक्ट वाले सवाल तो अपन लास्ट में 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले एक साथ में करेंगे, जिनके 2 रिवीजन हो जाएंगे। 2-3 क्लासों में छोटी छोटी क्लासें करेंगे, फिर एक उनकी मैराथन क्लास करेंगे, तो अपना पूरा हो जाएगा। तो चिंता मत करो, रोजाना पढ़ने की आदत डालो। और ये प्री कम मेंस के हिसाब से अपन चल रहे हैं। जैसे जैसे सब इंस्पेक्टर का और प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आएगा, अपना एरिया बढ़ता चला जाएगा। और भैया यही करंट होता है। कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।